सालार सुबह खिलाफ मामूल देर से उठा। घड़ी देखते हुए उसने कॉलेज न जाने का फैसला किया। सिकंदर और तैयबा कराची गए हुए थे और वो घर पर अकेला ही था। मुलाजिम जिस वक्त नाश्ता लेकर आया वो टीवी ऑन किए बैठा था। जरा नासिरा को अंदर भेजना। इसे मुलाजिम को देखकर कुछ याद आया। इसके जाने के चंद मिनट बाद नासिरा अंदर दाखिल हुई। जी साहब, आपने बुलाया है? अधेड़ उम्र मुलाजिमा ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। हाँ, मैंने बुलाया है, तुमसे एक काम करवाना है। सालार ने टीवी का चैनल बदलते हुए कहा। नासिरा, तुम्हारी बेटी वसीम के घर काम करती है ना? सालार अब रिमोट रखकर इसकी तरफ मतवजा हुआ। हाशिम साहब के घर? नासिरा ने कहा। हाँ, इन्हीं के घर। हाँ जी, करती है। वो कुछ हैरान होकर इसका मुंह देखने लगी। किस वक्त जाती है उनके घर? इस वक्त उनके घर पर ही है। क्या हुआ है सालार साहब? नासिरा अब कुछ परेशान नजर आने लगी। कुछ नहीं, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम इसके पास जाओ, ये मोबाइल इसे दो और इससे कहो कि ये इमामा को दे दे। सालार ने बड़े लापरवाह अंदाज में अपना मोबाइल उठाकर इसकी तरफ बढ़ाया। नासिरा हक्का बुक्का रह गई। मैं आपकी बात नहीं समझी। ये मोबाइल अपनी बेटी को दो और इससे कहो किसी को बताए बगैर ये इमामा तक पहुँचा दे। मगर क्यों? ये जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है। तुम्हें जो कहा है वही करो। सालार ने नागवारी के आलम में से झड़का। लेकिन अगर किसी को वहाँ पता चल गया तो? नासिरा की बात को इसने दृष्टि से काट दिया। किसी को पता तब चलेगा जब तुम अपना मुंह खोलोगी, और तुम अपना मुंह खोलोगी तो सिर्फ तुम्हें और तुम्हारी बेटी को नुकसान होगा और किसी को नहीं। लेकिन अगर तुम अपना मुंह बंद रखोगी तो न सिर्फ किसी को पता नहीं चलेगा बल्कि तुम्हें भी खासा फ़ायदा होगा। नासिरा ने इस बार कुछ कहे बगैर खामोशी से मोबाइल पकड़ लिया। मैं फिर कह रहा हूँ, किसी को इस मोबाइल के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। वो अपना वॉलेट निकाल रहा था। नासिरा सर हिलाते हुए जाने लगी। एक मिनट ठहरो। सालार ने इसे रोका। अब अपने वॉलेट से कुछ करेंसी नोट निकाल रहा था। ये ले लो। इसने नासिरा की तरफ बढ़ा दिए। नासिरा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वो नोट पकड़ ली। वो जिन घरों में काम करती रही थी वहाँ के बच्चों के ऐसे बहुत से राजों से वाकिफ थी। इसे भी पैसे कमाने का मौका मिल गया था। इसने फौरी अंदाज़ा यही लगाया था कि इमामा और सालार का चक्कर चल रहा था और ये मोबाइल वो तोहफा तो था जो इस इमामा को देना था। मगर इससे हैरान इस बात पर हुई थी कि इस सब का इससे पहले पता क्यों नहीं चला। और फिर इमामा, इसकी तो शादी हो रही थी, फिर वो क्यों इस तरह की हरकतें कर रही थी? और देखो ज़रा मुझे, मैं इमामा बीबी को कितना सीधा समझती रही। नासिरा को अब अपनी बेखबरी पर अफसोस हो रहा था। अब्बू, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। जलाल रात को अपने वालिद के कमरे में चला आया। इसके वालिद इस वक्त अपनी एक फ़ाइल देखने में मसरूफ़ थे। आओ। हाँ आओ, क्या बात है? उन्होंने जलाल को देखते हुए कहा। वो इनके पास से कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर वो इसी तरह खामोश बैठा रहा। इसके वालिद ने गौर से इसका चेहरा देखा। उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि कुछ परेशान है। उन्हें एकदम तशवीश होने लगी। अबू, मैं शादी करना चाहता हूँ, जलाल ने किसी तमहीद के बगैर कहा। क्या? अंसर जावेद के इसके मुंह से इस जुमले की तवक्का नहीं थी। तुम क्या करना चाहते हो? मैं शादी करना चाहता हूँ। ये फैसला तुमने एकदम कैसे कर लिया? कल तक तो तुम बाहर जाने की तैयारियों में मसरूफ़ थे और अब आज तुम शादी का जिक्र ले बैठे हो। अंसर जावेद मुस्कुराए। बस मामला ही कुछ ऐसा हो गया कि मुझे आपसे बात करनी पड़ रही है। अंसर जावेद संजीदा हो गई। आपने ज़ैनब की दोस्त इमामा को देखा है? इसने चंद लम्हों के तवक़्फ़ुफ़ के बाद कहा। हाँ, तुम इसमें इंटरेस्टेड हो? अंसर जावेद ने फ़ौरन अंदाज़ा लगा लिया। जलाल ने इस बात में सर हिला दिया। मगर वो लोग तो बहुत अमीर है, इसका बाप बड़ा सनतकार है और वो मुसलमान भी नहीं है। अंसर जावेद का लहजा बदल चुका था। अब वो इस्लाम कबूल कर चुके। इसकी फैमिली कादियानी है। जलाल ने वजाहत की। इसके घर वालों को पता है? नहीं। तुम्हारा ख्याल है ये प्रपोज़ल कबूल कर लेंगे? अंसर जावेद ने चिपते हुए लहजे में पूछा। अब्बू, इसकी फैमिली की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। इन लोगों की इजाज़त के बगैर हम शादी करना चाहते हैं। तुम्हारा दिमाग ठीक है? इस बार अंसर जावेद ने बुलंद आवाज़ में कहा। मैं तुम्हें किसी हालत में इजाज़त नहीं दे सकता। जलाल का चेहरा उतर गया। अब्बू, मेरी इसके साथ कमिटमेंट है, इसने मध्यम आवाज़ में कहा। मुझसे पूछकर कमिटमेंट नहीं की थी तुमने?
और इस उम्र में बहुत सारी कमिटमेंट्स होती रहती हैं। इसका ये मतलब नहीं होता कि बंदा अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ले, उन्हें अपने पीछे लगाकर हम सब बर्बाद हो जाएंगे। अब मैं खुफिया तौर पर शादी कर लेता हूँ, किसी को बताएंगे नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। और अगर पता चल गया तो मैं वैसे भी तुम्हारी तालीम के मुकम्मल होने तक तुम्हारी शादी करना नहीं चाहता। अभी तुम्हें बहुत कुछ करना है। अब प्लीज़, मैं इसके अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकता। जलाल ने मध्यम आवाज़ में अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। अच्छा, ऐसा है तो तुम इससे कहो कि वो अपने वालिदैन से इस सिलसिले में बात करे। अगर इसके वालिदैन मान जाते हैं तो मैं तुम दोनों की शादी कर दूंगा। उन्होंने तेज़ मगर हतमी लहजे में कहा। मगर मैं तुम्हारी शादी किसी ऐसी लड़की से कतई नहीं करूँगा जो अपने घर वालों की मर्ज़ी के खिलाफ तुमसे शादी करना चाहे। अब आप इसका मसला समझे। बुरी लड़की नहीं है, वो बहुत अच्छी लड़की है। बस वो किसी मुसलमान से शादी करना चाहती है जिस पर इसके घर वाले राज़ी नहीं होंगे। जलाल ने दास्ता तौर पर असजद और इसकी मांगने का जिक्र गोल कर दिया। मुझे किसी दूसरे के मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं है और तुम्हें भी नहीं होनी चाहिए। ये इमामा का मसला है, वो जाने। तुम अपने काम से काम रखो, अपने मुस्तकबल के बारे में सोचो। अंसर जावेद ने डोर टोक अंदाज में कहा। अब प्लीज़ मेरी बात समझे, इसको मदद की ज़रूरत है। बहुत से लोगों को मदद की ज़रूरत होती है, तुम किस किस की मदद करोगे? और वैसे भी हमारे और इनके स्टेटस में इतना फ़र्क है कि इनसे कोई दुश्मनी या मुखालिफत मोल लेना हमारे बस की बात नहीं, समझे तुम? और फिर मैं एक गैर मुस्लिम लड़की से शादी करके अपने ख़ानदान वालों का सामना कैसे करूँगा? अब वो मुसलमान हो चुकी है, मैंने आपको बताया है, जलाल ने झंझला कर कहा। 4 मुलाकातों में वो तुमसे इतनी मुतासिर हो गई कि इसने इस्लाम कबूल कर लिया। अब इसने मुझे मिलने से पहले इस्लाम कबूल कर लिया था। तुमने इस्लाम कबूल करते देखा था उसे? मैं इससे मज़हब के बारे में तफसीलन बात करता रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि इस्लाम कबूल कर चुकी है। बिलफर्ज वो ऐसा कर भी चुकी है तो फिर इसे अपने मसाइल से खुद निमटना चाहिए। तुम्हें बीच में नहीं घसीटना चाहिए। अपने वालिदैन से 2 टोक बात करें, उन्हें बताए कि वो तुमसे शादी करना चाहती है। फिर मैं और तुम्हारी अम्मी देखेंगे हम क्या कर सकते हैं। देखो जलाल, अगर इसका ख़ानदान अपनी मर्ज़ी और खुशी से इसकी शादी तुम्हारे साथ करने पर तैयार हो जाए तो मैं इसे बखुशी कबूल कर लूँगा। मगर किसी बेनाम और निशान लड़की से मैं तुम्हारी शादी नहीं करूँगा। मुझे इस माशरे में रहना है, लोगों को मुँह दिखाना है। बहू के ख़ानदान के बारे में क्या कहूँगा कि मैं किसी से एक वो घर छोड़ कर आई है और इसने अपनी मर्ज़ी से मेरे बेटे से शादी कर ली है। अब यह हमारा मजहबी फरीज़ा है कि हम इसकी मदद करें। और अंसर जावेद ने तलखी से इसकी बात काट दी। मज़हब को बीच में मत लेकर आओ। हर चीज़ में मज़हब की शिरकत ज़रूरी नहीं होती। सिर्फ तुम ही ये मजहबी फरीज़ा अदा करने वाले रह गए हो, बाकी सारे मुसलमान मर गए हैं। अब इसने मुझसे मदद मांगी, मैं इसलिए कह रहा हूँ। बेटा, यहाँ बात मदद की या मज़हब की नहीं है, यहाँ सिर्फ ज़मीनी हक़ाइक़ को देखने की ज़रूरत है। बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें मदद का जज्बा है, तुम्हें अपने मजहबी फ़राइज़ का एहसास है। मगर इंसान पर कुछ हक़ इसके वालिदैन का भी होता है और ये हक़ भी मज़हब ने ही फ़र्ज़ किया है। और इस हक़ के तहत मैं चाहता हूँ कि तुम इसके ख़ानदान की मर्ज़ी के बगैर इससे शादी ना करो। फ़र्ज़ करो तुम इसे शादी कर भी लेते हो तो क्या होगा? तुम तो चंद माह में अमेरिका होगे और वो यहाँ घर बैठी होगी। मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं तुम चारों की तालीम पर खर्च कर सकूँ और इसकी तालीम पर भी। तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम पर मेरा कितना पैसा खर्च हुआ है। तो डॉक्टर नहीं बनेगी या घर में कितने साल तुम इसे बिता सकते हो? अगर इसके खानदान ने तुम पर यहाँ पर केस कर दिया तो इस सूरत में तुम भी पाबंद होकर रह जाओगे और मैं भी। तुमको अपनी बहन का एहसास होना चाहिए। तुम्हें चाहते हो कि इसकी उम्र में मैं जेल चला जाऊँ और शायद तुम भी। जलाल कुछ बोल नहीं सका। इन चीज़ों के बारे में इतना जज्बाती होकर नहीं सोचना चाहिए। मैंने तुम्हें रास्ता बता दिया। इससे कहो अपने वालिदैन से बात करके उन्हें रजामंद करें। हो सकता है वो रजामंद हो जाएं, फिर मुझे क्या एतराज़ होगा तुम दोनों की शादी पर। लेकिन अगर वो ये नहीं करती तो फिर इससे कहो कि वो किसी और से शादी कर ले। और तुम ठंडे दिल से सोचो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि तुम्हारा फैसला कितना नुकसानदा है। अंसर जावेद ने आखिरी कील ठोकी।